हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे रासायनिक संयोजन का मतलब रासायनिक संयोग का नियम या रासायनिक संयोजन का नियम भी हम कह सकते हैं। तो फिलहाल रासायनिक संयोजन का या रासायनिक संयोग का 6 नियम होता है, आपको पता है, जिसमें से हमने 2 नियम पहले ही पढ़ लिया है। वो क्या है? तो हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा हमने पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम। ये 2 नियम हमने पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम फिर से 2 नियम पर पढ़ने वाले हैं। पहला है गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, इसको हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर से हम जानेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम या इसे ही तुल्य अनुपात के नियम भी हम कहते हैं। तो ये क्या होता है, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा वीडियो को अंत तक जरूर आप देखिएगा। मेरा यही लक्ष्य है कि आपको रटना ना पड़े, समझकर नियम याद कर लें, ठीक है। तो वैसे ही हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा नियम आपको अच्छे से डीप में समझना पड़ेगा, पूरी फोकस करना होगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे गुणित अनुपात का नियम क्या बात बताया गया कि जब दो अलग अलग तत्व मिलकर आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उनमें से एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्वों के अलग अलग द्रव्यमान आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। मैं जानता हूं कि अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। मैं जानता हूं कि ऐसे में बोलूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, समझाएंगे, थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा। देखिए वही बात हमने इस नियम में हमने क्या बताया है, आप आगे चाहें तो लिख भी सकते हैं कि गुणित अनुपात के नियम के अनुसार, ठीक है। उसके बाद यहां से लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी आप याद लिख सकते हैं। देखिए इस नियम में हमें बात बताया गया कि जब 2 तत्व आपस में मिलकर, ठीक है, कितने तत्व मिल रहे हैं ये बात आपको याद रखना है। जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्वों के अलग अलग द्रव्यमान आपस में एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। क्या होते हैं? आपस में एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। ये एग्जाम्पल से जब तक आपको नहीं समझ आएंगे तब तक ये नियम आपको याद नहीं होने वाला। तो मैं इस पर फोकस ना करके समझाने पर फोकस करता हूं। समझेंगे कैसे? एग्जाम्पल से आप समझेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए हम दो यहाँ पे कहा गया ना, जब 2 तत्व आपस में मिलकर, तो हम 2 तत्व लेते हैं, एक है कार्बन एक है ऑक्सीजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं तो एक बनाता है यौगिक जो है CO, ठीक है, और दूसरा एक और, जब कार्बन ऑक्सीजन संयोग करता है तो CO2, ये 2 यौगिक बनता है। देखिए यहाँ पे 2 ही तत्व है ना, एक है कार्बन और ऑक्सीजन और एक है, देखिए कार्बन ऑक्सीजन है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो 2 यौगिक का निर्माण करते हैं, एक है CO एक है CO2। तो यही बात, सबसे पहली बात यहाँ तक आपको यही बात बताया गया है। यहाँ तक आपको क्या बात बताया गया है? यहाँ तक वही बात बताया गया है कि जब दो तत्व यहाँ पे 2 ही तत्व हमने लिया है, कार्बन ऑक्सीजन। तो जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, वही तो यहाँ तक हमने लिखा है, यहाँ पे 2 ही यौगिक का निर्माण किए हैं। तो जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, यदि हम इनका द्रव्यमान का अनुपात निकालें तो अगर आप ध्यान से समझते हैं, देखिए अगर हम कार्बन का द्रव्यमान जाने तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। परमाणु भार कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, यही ना होता है जी। और तो यहाँ पे 12 अनुपात 16, ये क्या है? CO का अनुपात है, ठीक है। उसके बाद यदि इसका अनुपात निकाले तो कार्बन का होता है 12, और यहाँ पे हम देखें कि ऑक्सीजन का तो 16 होता है, परंतु 2 ऑक्सीजन है ना, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका ध्रुव
दो तत्वों का जो द्रव्यमान है देख रहे हैं, एक का 12-12, एक का 16-32 है। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि देखिए अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें तो ये केवल कार्बन पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे केवल हम यहाँ पे केवल हम कार्बन पे बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, एक है ऑक्सीजन। तो अब आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे यही बात बताया गया कि जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो एक तत्व, पहले कार्बन लेते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दिख रहे हैं 12 है तो 12 है, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व, दूसरा ऑक्सीजन है ना, तो दूसरे तत्वों का अलग अलग द्रव्यमान देख रहे हैं, एक तत्व का निश्चित कहें या सामान्य द्रव्यमान भी हम कह सकते हैं। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान या समान द्रव्यमान दूसरे तत्वों का अलग अलग द्रव्यमान आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। दूसरे तत्वों का जो अलग अलग द्रव्यमान है 16 और 32 ये आपस में कैसे होते हैं? सरल गुणित अनुपात में होते हैं। 16 एकम में 16 और 16 दूना 32। तो ये जो आपको एक संबंधित दो का अनुपात ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? सरल गुणित अनुपात है कि नहीं है? एक संबंधित दो सरल गुणित अनुपात है। तो वही बात यहाँ पे बात बताया गया। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। एक बार और नियम को सुनिए, आपको यही बात बताया गया। देखिए मैं यही कहूँगा, नियम आप याद नहीं कर पाएंगे जब तक आप समझेंगे नहीं। तो वही बात हम कह रहे हैं कि जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उनमें से एक तत्व का एक जो तत्व है कार्बन, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान या समान द्रव्यमान दूसरे तत्वों का अलग अलग द्रव्यमान आपस में ये दोनों सरल गुणित अनुपात में होते हैं। ये सरल गुणित अनुपात में हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है एग्जाम्पल, ये है परिभाषा नहीं, नियम। वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको मैं आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। रटना नहीं है, यहीं से समझकर याद करना है। यहीं से हमने बहुत बार नियम को बोल भी दिया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तुल्य अनुपात का नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम देख लेते हैं हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो है चौथा नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या इसे ही तुल्य अनुपात का नियम भी हम कहते हैं। जिसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो रीचर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। याद रखेंगे, इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डाल्टन थे, ठीक है। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने ही परमाणु की भी खोज किया था, ठीक है। परमाणु की खोज किसने किया था? डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। बात समझ गए ना। अब हम देख लेते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो रीचर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इस नियम में हमें क्या बात बताया गया? देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें यही बात बताया गया कि जब दो अलग अलग तत्व, ठीक है, जब दो अलग अलग तत्व आपस में मिलकर किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं तो जिस अनुपात में संयोग करेंगे उसी अनुपात में ये दोनों तत्व आपस में भी संयोग करते हैं। बोलने से तो समझ में आने वाला है नहीं, मैं जानता हूं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे पहले नियम पढ़ दे रहा हूं, समझाऊंगा, याद हो जाएगा। देखिए हमने लिखा है कि इस नियम के अनुसार जब दो अलग अलग तत्व आपस में मिलकर किसी तीसरे तत्व के साथ जिस अनुपात में संयोग करते हैं उसी अनुपात में वे आपस में भी संयोग करते हैं, मतलब मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। समझिए, जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Cl और एक ले लेता हूँ H। देखिए यहाँ पे हमने दो अलग अलग तत्व लिया है, एक है क्लोरीन, एक है हाइड्रोजन। अब ये दो तत्व आपस में मिलकर एक और हम तीसरा तत्व ले लेते हैं जो है Na, सोडियम।
तो देखिए जब दो तत्व आपस में मिलकर एक तीसरे तत्वों के साथ संयोग करेंगे, मान लेते हैं ये तत्व, ये दोनों आपस में संयुक्त तो कर ही रहे हैं, परंतु ये दोनों तत्व आपस में मिलकर इस तत्व के साथ भी क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, ये भी इस तत्व के साथ संयोग कर रहा है। तो संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, यदि ये Cl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ संयोग करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और ये हाइड्रोजन सोडियम के साथ संयोग करेंगे तो NaH बनेगा, यही ना बनेंगे जी, NaH बनेगा। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि जब दो अलग अलग तत्व आपस में मिलकर किसी तीसरे तत्वों के साथ संयोग करते हैं, तो जिस अनुपात में ये संयोग कर रहे हैं, दो अलग अलग तत्व इस तीसरे तत्व के साथ जिस अनुपात में संयोग कर रहे हैं, उसी अनुपात में ये दोनों तत्व भी आपस में संयोग करेंगे। तो पहले हम पता तो करें कि ये वाला तत्व इस वाले तत्व के साथ किस अनुपात में संयोग कर रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे, हम पता करेंगे जैसे कि ऐसे, जो Na है, मैं इसको ले लेता हूँ, जो Na, तो इसका हम अनुपात अगर देखें तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, 23 हमने ले लिया, और क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है, तो यदि हम इनको ऐड करते हैं, देखिए तो सॉरी थोड़ा सा मैं इसको बैक आता हूँ, सॉरी, देखिए सोडियम का 23 हो गया, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, आपको क्या हमने बताया कि देखिए जब दो अलग अलग तत्व आपस में मिलकर किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग कर रहे हैं तो किस अनुपात में संयोग कर रहे हैं, देखिए 23 इसका होता है परमाणु भार और क्लोरीन का 35.5, तो ये 23 समानुपाती 35.5 के साथ संयोग कर रहे हैं। यदि हम इन दोनों का भारात्मक अनुपात हम निकालें तो क्या होगा, सोडियम का होता है 23 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो ये कहा जा रहा है ना कि जब दो अलग अलग तत्व आपस में मिलकर किसी तीसरे तत्वों के साथ जिस अनुपात में ये संयोग करते हैं, उसी अनुपात में ये दोनों भी आपस में संयोग करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर HCl बनाएंगे, ये बात आपको पता है, और HCl बनाएंगे तो इनका अनुपात क्या होगा, हाइड्रोजन का अनुपात होता है 1 और क्लोरीन का क्या होता है 35.5। तो देखिए ये भी तो उसी अनुपात में ना क्या बना रहे हैं, ये भी उसी अनुपात में आपस में संयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्लोरीन को मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना अनुपात है, 1 ही है, और क्लोरीन का यहाँ पे कितना है 35.5 है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का अनुपात 1 है और 35.5, तो यहाँ पे भी है ना क्लोरीन का अनुपात। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। क्या हमने बताया, हमने यही कहा कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ जिस अनुपात में संयोग करते हैं, उसी अनुपात में ये आपस में भी संयोग करते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो ये तो आपका पहला एग्जाम्पल था जो कि हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तो हमने एक ही ना आपको बताया। ठीक है, अगर हम दूसरा एक और एग्जांपल से बताएं, आपको समझाने का प्रयास करें, तो देखिए एक हाइड्रोजन हम ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन। ठीक है, यदि हम यहाँ पे दो, देखिए जब दो अलग अलग तत्व हमने लिया और तीसरे तत्वों के साथ संयोग कर रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा सा इस पर भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद इस पर भी आपको समझ में आ जाए। देखिए ये अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये एक क्या है, ये एक तत्व है, ये एक क्या है, ये एक तत्व है और एक ये तत्व है। ठीक, यहाँ पे 3 तत्व है। तो जब हाइड्रोजन और जब ये तीनों आपस में क्या करते हैं, ये तीनों आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे। वाह भैया वाह, अजब हाल है यार, बहुत समस्या है, एक तो गर्मी हो रही है।
देखिए यहाँ पे दो हमने अलग अलग तत्व लिया है, तीसरे तत्वों के साथ संयोग कर रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन C से मतलब कार्बन से क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे आप देखते हैं तो जब ये बनाएगा तो CH4 बनाएगा, मीथेन बनाएगा। और ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो CO2 बनाएगा। CO भी बना सकता है बट आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो देखिए इनका अगर हम अनुपात निकालें तो कार्बन का अनुपात कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। एक होता है पर 4 है तो 4 हो गया। तो इनका जो भारात्मक अनुपात है 12 समानुपाती 4 है। और इसका अगर देखें तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूना 32, तो इनका 32 हो जाएगा। यही ना होगा जी। हाँ, अगर हम इसको देखिए, अगर हम इसको काटे तो 4 एकम में 4 और 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12 और 4 एकम में 4। तो अगर इसका अनुपात हम देखें, मीथेन का अनुपात तो 3 संबंधी 1 का है। और इसका अगर देखें 4 तिहाई 12 और 4 बटे 32, 4 तिहाई 12 और 4 बटे 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात हम देखें तो वो 3:8 का है ना जी। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ जिस अनुपात में संयोग किए हैं उसी अनुपात में ये दोनों आपस में भी संयोग करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो इसका 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन है 16, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो 2 एकम में 2, 8 2 8 16, मतलब इसका हो जाएगा 8। तो देखिए अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का अनुपात यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी देखिए तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का अनुपात 1 है कि नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन का अनुपात O2 का अनुपात यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे भी O2 का अनुपात 8 है कि नहीं है। तो जिस अनुपात में जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्वों के साथ जिस अनुपात में संयोग करते हैं उसी अनुपात में ये आपस में भी संयोग करेंगे, उसी अनुपात में वे आपस में भी संयोग करते हैं। वही हमने बात कहा ना कि इस नियम के अनुसार जब दो अलग अलग तत्व आपस में मिलकर किसी तीसरे तत्वों के साथ जिस अनुपात में संयोग करते हैं वे आपस में भी उसी अनुपात में संयोग करेंगे। तो यही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। अदरवाइज यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।